अच्छा जी, सबसे पहला मसला, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये सिरे से इंक्लूड ही नहीं किए। क्या? हाँ, एंट्री नहीं हुई। फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग 25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर्स। कुछ पोटेंशियल कस्टमर थे जो बन सकते थे और कुछ रेगुलर थे, उनको खुश करने के लिए ताकि वो बने रहें, हमने उनको कुछ फ्री में सैंपल्स भेजे हैं। अब ये गुड्स तो हमारी निकल गई, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई अगर परपेचुअल है, और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे अगर पीरियोडिक है। ठीक है, तो गुड्स तो निकल गई, डेबिट किसको करें? क्वेश्चन ये है, डेबिट किसको करें? क्या ओनर घर ले गया? अगर ओनर घर ले जाए तो ड्राइंग्स, अगर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने लग जाए तो पीपीई, अगर चैरिटी कर दे तो चैरिटी एक्सपेंस, अगर रिपेयर में इस्तेमाल कर ले अपने बिजनेस में अपनी चीजें तो रिपेयर एक्सपेंस। लेकिन आज क्या हुआ, हमने सैंपल्स के तौर पे मुफ्त में चीजें भेजी हैं, तो इसकी एंट्री होती है। ये सैंपल के तौर पे भेजना किस लिए है? ताकि हमारे गाहक बने, नए वाले और पुराने वाले बने रहें, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ठीक, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और परचेजेस या इन्वेंट्री डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम ये क्रेडिट हो जाएगा। सवाल में सिस्टम कौन सा है? कहीं लिखा हुआ है? कहीं ना लिखा हो तो आप नहीं, कहीं ना लिखा हो तो आप पीरियोडिक की अज्यूम किया करें। आपने परपेचुअल तो इन्वेंट्री के टॉपिक में आगे पढ़ा था, आपको तो पता नहीं था ये क्या होता है ज़्यादातर। ठीक है, आपने पीरियोडिक को ही यूज़ करती हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, परपेचुअल ज़रा मुश्किल है। ठीक है, बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, इन्वेंट्री का असर भी तो बहरहाल प्रॉफिट के ऊपर पड़ता ही है, लेकिन उसको ज़रा सोचना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। बहरहाल इन्वेंट्री का, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कम होना, कल मैंने एक एग्जांपल बनाई थी फिर मिटा दी थी। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट कैसे जुड़े होते हैं कुछ पता है? IAS 8 में तो ये पढ़ाना ही है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ाते जाओ प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है। बहरहाल इस तरह से भी सोच सकते हैं। फिलहाल मैं ज़रा परचेज पीरियोडिक अज्यूम करके परचेज करके करा देता हूँ, फिर अगर दिल किया तो मैं दूसरे वाला सिस्टम भी इसी के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल कौन सा सिस्टम है? खामोश है तो कौन सा सिस्टम लेना है? पीरियोडिक, आसान है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। मैं तो कहता हूँ असल में ये जो एंट्रीज हैं इनके बारे में वो क्या कह रहा है, किधर गई, इनके बारे में वो क्या कह रहा है कि ये नॉट इंक्लूडेड हैं। नॉट इंक्लूडेड का मतलब है कि रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है। अगली बात, आइटम वर सोल्ड वर एंटर्ड इन सेल डे बुक, चलो ये तो देख ही लेते हैं। फिलहाल ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, फ्री सैंपल्स वाली, गुड्स कॉस्टिंग वाली, और चलो मैं ओरिजिनल रॉन्ग कर ही देता हूँ, वैसे ओरिजिनल ही करनी चाहिए थी। डायरेक्ट रेक्टिफाइंग में आपकी वर्किंग है। बहरहाल क्या कर सकते हैं जी, मुझे बताएं। ओरिजिनल एंट्री नंबर 1, ये नंबर 1 में नंबर ए है, ए में 1, A1 जी बच्चों, A1 एडजस्टमेंट बताओ। हमने फ्री में सैंपल्स बांटे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होगी हमारी इंशाल्लाह। थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा आपको। P&L के अंदर भी तो 2 हिस्से होते हैं, एक जीपी से ऊपर, एक जीपी से नीचे, नेट प्रॉफिट तक, जो आपने इंट्रो के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी है। हाँ, FAR 1 के अंदर मैं बीच में पैट के बाद, प्रॉफिट के बाद OCI भी डालूंगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक के बाद ही है वो टॉपिक आ गया जिसका इंतजार आपको कब से था। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, जब ये खत्म होगा बेटा, ये को सवाल करने वाला है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। 2500 है, 25,000 है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, 25,000 है जी। 25 ना कर दें, पॉइंट्स में चलना पड़ेगा। चल लोगे? कोई इक्का दुक्का आ भी गया तो देख लेंगे। ठीक है जी, 25 ये जनाब ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई? ये एंट्री हुई नहीं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर लें? यही एंट्री कर लें। ये तो एरर ऑफ ओमिशन था, याद है ना? एरर ऑफ ओमिशन, जो काम करना था वो काम नहीं हुआ, तो वो काम आप कर लें। ठीक है, आपको क्या डेथ पड़ी हुई है, आप कर लें जी। रेक्टिफाइंग एंट्री, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, पहले सारी एंट्रीज कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कशन करूंगा प्रॉफिट की। क्या ख्याल है? जो काम आता हो ना वो पहले फटाफट बंदा कर ले। ये तो आप करके आना चाहिए था आपको यार वैसे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, कितने से जी? 25। ले जी, पहली एंट्री हो गई। कोई मसला है तो बताएं। ले नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी। अगली एडजस्टमेंट में क्या है? ये भी काम नहीं हुआ, ये भी काम नहीं हुआ क्योंकि उसने ऊपर ही बता दिया है।
गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 2500 वर यूज फॉर। यार कमाल नहीं हो गया वैसे, ये आपस की बात है, ये जो मैंने बात बताई थी इसमें तो 3 एंट्रीज आ गई। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर विदड्रॉन बाय ओनर, ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी A2 की, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये दोबारा ही लिखनी है लेकिन चलो अब क्या करें, कितने से 10 से, ये एंट्री नहीं हुई तो ये एंट्री कर लें, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट को मसला कितने से जी 10 से, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री वो क्या है जी, हमने अपनी ही चीजें अपने ही दफ्तर में रिपेयर के अंदर इस्तेमाल कर ली, किधर गया जी, एंड गुड्स वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर, तो गुड्स को अगर ऑफिस रिपेयर के लिए यूज किया, अपनी गुड्स को अगर ऑफिस रिपेयर के लिए यूज किया तो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अभी तो चैरिटी बीच में नहीं आया वरना वो भी इसी एंट्री में हो गया था जो मैंने एक आपको समझाई थी, ठीक है। तो परचेजेस रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट 2.5 और 2.5 सही है जी। ये सारी की सारी एंट्रीज हमेशा किससे होती हैं, एट कॉस्ट। खुद को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। अब यहां पे वो फनकारी लगा गया, क्या फनकारी लगा गया, वो फनकारी क्या लगा गया, इधर देखो, वो कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक हो गया, एंड गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 2500 वर यूज फॉर, ओहो 2500 से तो एंट्री नहीं हो सकती, ये तो क्या है सेल वैल्यू है, ये क्या है सेल वैल्यू है। अब उसने हमें पॉइंट दिया था यहां पर कि कंपनी सेल्स गुड्स एट, ये उनका प्रॉफिट मार्जिन है, तो अगर उन्होंने सेल वैल्यू रखी हुई है तो उनकी कॉस्ट यहां से निकल सकती है। अगर आप यहीं पर कॉस्ट निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे जी यार ये 2.5 तो जो है वो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस के बारे में वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्लस, यानी कि आप अगर ये इक्वेशन, मुझे पता है मैंने ये आपको अभी रिवाइज नहीं करवाया, हो सकता है आज ही इसकी बारी आ जाए क्योंकि ये अब आ गया है तो कर भी लेना चाहिए, लेकिन बहुत आसान काम है। फिलहाल गुजारा चलाओ, सवाल मुझे करने दो, ठीक है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये हमारी इक्वेशन है बेसिक, ठीक है। वो कह रहा है कॉस्ट प्लस कितना, तो जब भी वो किसी चीज के साथ प्रॉफिट को लिंक कर दे तो उसको हमने क्या लेना होता है 100, ठीक है। इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, बहरहाल मैं रिवाइज कराऊंगा। तो उसने क्या कहा, कॉस्ट प्लस 20%, तो हमने कहा कॉस्ट को ले लो 100। उसूल क्या बना, यही बाद में पढ़ाना भी है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू हो जाए ना फिर, ताकि जब पढ़ाऊं जाके तो ये आसान लगे, ठीक है। क्या है जी, जिस के साथ प्रॉफिट की परसेंटेज जुड़ी हो उसे 100 अज्यूम कर लें। अगर वो कहता 10-20% ऑन सेल तो फिर मैं सेल लेता इस इक्वेशन में 100, ठीक है। उसने क्या कहा 20% ऑफ कॉस्ट अबव कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, किससे जोड़ा, कॉस्ट से। शक्लें ना बनाओ, ये मैं करवाता हूं आज ही करवाता हूं, लेकिन पहले आप सवाल करें तो मुझे छेड़ो ना, ठीक है। शक्लें ना बनाओ, मार्कअप मार्जिन रिवाइज करते हैं, पता नहीं इंट्रो में क्या करके आए हो, मार्कअप मार्जिन रिवाइज करते हैं, लेकिन फिलहाल चलने दो, ठीक है। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसको हटा ही दूं और डायरेक्ट कॉस्ट ही लिख दूं, चलें कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं, अगर सेलिंग प्राइस 2500 है इन चीजों की, तो मैं कह सकता हूं इन परसेंटेजेस, ये क्या है परसेंटेजेस है, ये क्या है परसेंटेजेस, एक तरह से हमने बना ली ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये 2500 है, 2500 ये इस वक्त 120 पे पड़ा है और मैं इसको लाना चाहता हूं 100 पर। तो अगर एक चीज 120 पर है उसको 100 पे लाना है तो डिवाइड करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा रहा, ओके। आज करते हैं इसकी रिवीजन, सवाल पढ़े हैं इधर ही करेक्शन के अंदर ही, मार्कअप मार्जिन के, नगरी शक्ल देख के समझ मुझे। तो डिवाइड बाय 120 इंटू 100, आंसर इज 2.0, यानी ये एंट्री कॉस्ट से होनी है। और कॉस्ट क्या है, और जिनको समझ नहीं आई इसकी दफा मारे, आप यूं समझे सवाल के अंदर गिवन है इन रिपेयर वाली गुड्स की सेलिंग प्राइस है 2500 और इनकी कॉस्ट है 2000, जैसे कल के सवाल में गिवन थी, ओके। फिर मैं मार्कअप मार्जिन सिखा देता हूं। कितने बच्चों को बिल्कुल समझ आ गई है, ये पहले पढ़ा हुआ, अच्छा मोस्टली की, फिर भी मुझे दो तीन शक्लें परेशान लगी, किस किस को समझ नहीं आई, ये क्या हुआ है 1 2 3 4, कोई बात नहीं, ठीक है, खैर है।
खैर है, करते हैं अभी, ठीक है। अभी फिलहाल एतमाद करें मेरे पर और चलते जाएं। सर एडे तो सूफी कह रहा है इधर से सूफी है, सूफी सर मैं भी सूफी आदमी है। अच्छा चले जी, ये होना था, ये भी नहीं हुआ, ये भी करें तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट 2 और 2 थे 2। ओके, कोई मसला इन 3 में, इसमें समझे सेल वैल्यू नहीं, कॉस्ट ही गिवन है 2000। अगर इसको इसके अलावा कोई मसला है तो इन 3 एडजस्टमेंट मुझे समझाएं जी, क्योंकि मैंने अज्यूम किया पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। परपेचुअल भी करते हैं, जरा बाद में देख लेते हैं, फिलहाल एक समझ तो ले। वो जरा मुश्किल तरीके से इन्वेंट्री का आपको इम्पैक्ट, वैसे तो आसान है लेकिन समझाने से पहले तो मुश्किल है ना, इसलिए फिलहाल वैसे असल में बात है भी ऐसे, खामोश हो तो हमने कौन सा सिस्टम अज्यूम करना है जो हमेशा करते आए थे आप। इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रो में आप हमेशा ही क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते थे, उसकी एंट्री करते थे, वो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, अगर इंट्रो में आपने किया है फाइनल अकाउंट्स भी तो। खैर तो भाई वो बाय डिफॉल्ट कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, पीरियोडिक, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम में परचेज का अकाउंट बनता है, इसलिए मैंने ये किया। ओके, तो खामोश होगा तो कौन सा सिस्टम, लो जी ए पार्ट हो गया। कोई मसला है तो बताएं। एक रहता है केड़ा, सॉरी, अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। अनपेड सैलरीज है यानी कि एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट है, और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, इसको तो परचेजेस की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं ना। इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड याद है आपको, इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में कहा जाता था कि अगर आपने इन्वेंट्री को खरीदना है तो उसकी इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी, और कॉस्ट के अंदर होता है शामिल परचेज प्राइस प्लस सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, और माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, कल भी बात की है। तो परचेज प्राइस में कैरेज इनवर्ड शामिल होता है। मैंने ये पेन उर्दू बाजार से मंगवाए, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये पड़ी, लेकिन इसको आने का किराया 1 रुपया इसके ऊपर लगता है हर पेन पे, तो मुझे एक पेन 5 रुपये में नहीं पड़ रहा, 6 रुपये में पड़ रहा है। कैरेज इनवर्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, परचेज की कॉस्ट में ऐड करते हैं। परचेजेस को रिकॉर्ड करूंगा, 5 से डेबिट नहीं करूंगा, 6 से डेबिट करूंगा, इतनी सी बात है। अच्छा, अब 2 चीजें हैं इसमें, अनपेड सैलरीज है अमाउंटिंग टू 20,000, और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, एक्सपेंस ही है, पेएबल एक्सपेंस ही होता है, लेकिन हम उसको एक्सपेंस नहीं बनाते, ऐसे मतलब परचेज का पार्ट बना देते हैं, और जो अनबिक्ड होगी अनसोल्ड वो इन्वेंट्री में भी पड़ी होगी, ठीक है ना, सही है ना। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कितनी है, अब ये क्या कह रहा है, अनपेड सैलरीज है 20,000 की और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है 10,000 की, क्या करूं इसका, क्या करूं, ये क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये बोलो क्या कहना चाह रहा है, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्यों रिकॉर्ड क्यों करूं, नहीं एक्रूअल इसलिए रिकॉर्ड करूं, किसने कहा भूल गए, कहां लिखा हुआ है, इतनी सी बात बतानी थी मुझे। वो कह रहा है आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, ये चीजें नहीं इंक्लूडेड इनकम स्टेटमेंट में। क्या चीज, एक आपका सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट की जो एंट्री होती है वो नहीं हुई, नॉट इंक्लूडेड, तो कर लो, ठीक है। दूसरा, कैरेज इनवर्ड की एंट्री होती है, एक्सपेंस नहीं, परचेजेज डेबिट, कह सकता हूं ना, परचेजेज डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, कैश या पेएबल जो भी है, कैश कर लो कोई मसला नहीं है, ये एंट्री होनी थी, ये एंट्री। अच्छा, आप कैश कहोगे ना तो फिर कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, बहरहाल वो फिर सस्पेंस अज्यूम कर लो, जो भी मसला है। फिलहाल तो उसने इंपैक्ट ही किस पे मांगा है, प्रॉफिट पे, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक परचेज में चीज ऐड होनी थी, नहीं हुई, तो वो कर लोगे, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको हम अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन, अच्छा पेएबल, हाँ चलो सीख गई, दोनों पेएबल हैं, क्या हुआ जी, ये रिकॉर्ड नहीं हुए, तो करो ना रिकॉर्ड यार, करो रिकॉर्ड, करो रिकॉर्ड। तुम लोग किस डिजीज की मेडिसिन हो, एक का थर्ड पार्टी है, ऊपर वाला 2 है, ऊपर वाला वो भी 2 है, वाह 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 सुभान अल्लाह, एक एक में 2-2, एक एक में 2-2, एक के साथ एक फ्री जी बेटा। A3 बोलो बोलो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, मुझे पेएबल से कुछ सरोकार नहीं, कितना 20। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कहां, एक्सपेंस नहीं ना बनाना, परचेजेज में, कैरेज इनवर्ड परचेजेज में डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ठीक है, कितना
10-10, ये 10-10, ये एंट्रीज ये होनी थी, ये नहीं हुई तो ये कर लें। तो 10 मेनू 10 किथे गया, ये है। लो जी रेक्टिफाइंग एंट्रीज डन हो गया। चलो क्योंकि बेटा परचेज जो हमने किया है उस चीज़ को, उसका किराया जो है वो उस परचेज की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। जैसे मैंने पेन वाली एग्जांपल दी, मैं अभी तो बता के हटाऊं, ठीक है, कि आपको एक चीज़ जो ख़रीदी होगी उसके ऊपर किराया पड़ा होगा, वो किराया उसी चीज़ की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। अब चूंकि वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हो तो उसको रिकॉर्ड करें। अब जब रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो मेरा सवाल है आपसे, क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है या ये आपकी परचेज का पार्ट बनना है? तो बस वही बनाया, कोई मसला? अच्छा जी, आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें जी, ये और ऊपर ले जाएं एक ही बार, ताकि बार बार हमें ये काम ना करना पड़े। जी मेरे बच्चों, अगला पार्ट अब पढ़ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आप पढ़ें, आप क्यों नहीं पढ़ते? सवाल कितने बच्चों ने घर पे अटेम्प्ट किया हुआ है? मुझे पास होने वाले हाथ देख लेने दो एक बार, मेरा दिल ठंडा हो ले जरा। पास होने वाले हाथ देख लूँ, बस इतना की रिजल्ट आता है, 30-35%। जी एक्रूअल की है बेटा, एक्रूअल की एंट्री है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? एक्रूड सैलरी एक्सपेंस डेबिट। तो सैलरी एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होता है और एक्रूड उसका ये पेएबल है, ये सैलरी पेएबल ही तो है। बस मैंने यहां पर सैलरी नहीं लिखा, जगह तंग थी। ये है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। इसका मतलब होता है मैंने एक्रूड सैलरी बुक की है, एक्सपेंस बुक हुआ है क्योंकि एम्प्लॉइज ने सर्विसेज दे ली हैं, हमने अभी उनको पैसे नहीं दिए, तो एक्सपेंस बुक हुआ। पे नहीं हुआ तो इसको एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये एक्रूवल की ही एंट्री है जो नहीं हुई थी, जो कर ली। जी सही है, नहीं समझ आई? चलें आगे। कैसे कैसे सवाल कर रहे हो आप लोग, क्यों डरा रहे हो मुझे? जी बी, ओल्ड फर्नीटूरे। जी ओल्ड फर्नीटूरे वर सोल्ड फॉर 3000 एंड एंटर्ड इन द, अरे बाबा ये तो गलती है, बाद में देखेंगे, पहले ओरिजिनल तो कर लें। द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स वर, अच्छा अब नहीं है कॉस्ट गिवन, क्या अज्यूम करें भाई? अब मुसीबत में नहीं खुद को डाल लेना, लो जी वो कॉस्ट निकालनी, हम तो उसके बगैर चल ही नहीं सकते। क्या मतलब नहीं चल सकते आप? बस ठीक है, जो चीज़ गिवन है गिवन है, जो नहीं गिवन अल्लाह मालिक है, खैर है। देखो इधर देखो, नंबर बी में एक्यूमुलेटेड ओरिजिनल एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेबिट, कैश डेबिट और फर्नीटूरे क्रेडिट। अब ये फर्नीटूरे क्रेडिट होता था कॉस्ट से, अब नहीं कॉस्ट गिवन, बुक वैल्यू गिवन है, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना सिखाया था, उसमें ये उड़ जाता था और ये बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाती थी। याद आया? इतनी सी बात है बस। तो सवाल में जो डाटा गिवन है बस वही गिवन है, अब क्या करें? सवाल के साथ कोई लड़ाई थोड़ी, सवाल तो माई बाप होता है। देखो अब क्या हो गया सवाल के साथ, वो सारा ही नस गया, पता नहीं किधर गया। हाँ चुप। अच्छा कहाँ थे हम यार, कहाँ थे हम? ऊपर जाना है बेटा, पता नहीं क्या हो गया, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, ये ना आपके साथ रल गया है। यू नो क्या रल गया है किसके साथ? तुम दिए बादे मुखालिफ से मैं नहीं घबराता, मैं तो दोबारा पलट के आऊंगा। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। की मसला की, अच्छा फाइलें बहुत ज्यादा खुली, लेकिन ऐसा कभी इसके साथ हुआ तो नहीं। कोरें शोरें तो इसकी पूरी हैं, ढेर सारी हैं मैंने सुना है। चलो अच्छा जी, अब मुझे बताओ, नई एकोमोडेशन गिवन तो अच्छी बात है, आसानी हो गई। बुक वैल्यू एसिड कितनी है? और ये तो ज़बानी होने वाला एडजस्टमेंट थी। 2000 हमारी किताबों में एक चीज कितने पे नजर आ रही है? 2000 पे। बाजार में कितने की बिकी? 3000 की। बेहतरीन, 1000 का गेन नहीं है मेरे पास, एकोमोडेशन नहीं है, कोई बात नहीं, बुक वैल्यू ही क्रेडिट कर दो। कितनी? 2। कैश कितना आया? 3000। तो गेन पीएनएल में गेन इस तरफ आता है,
बैलेंसिंग गेन लिख लो आज, क्योंकि मैंने वो बनाना है ना, पीएनएल का इंपैक्ट लेना है, ये होना था। अब खैर से उसने क्या किया है, उसने कैश को तो डेबिट करना भूलना नहीं था, लेकिन उसने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, यानी उसने क्रेडिट सेल समझ ली। अच्छा, अब हो सकता है आप कहो कि सर क्रेडिट पर बेचा होगा इसलिए वो ये समझ रहा है, तो मुझे उससे क्या लेना देना, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट का तो काम चलता है। आप यहाँ पे रिसीवेबल भी लिख लो तो हर्ज क्या है, ये तो होना था जो हो चुका हुआ है। ठीक है ना, बहरहाल उसने सेल डे बुक के अंदर डाला, मुझे मसला इस सेल के साथ है इस वक्त। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। पीएनएल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिएगा। पीएनएल में क्या जाना है, गेन गेन गेन, कितना 1। फर्नीटूरे क्रेडिट होना था 2 से, नहीं हुआ, कर लीजिए। फर्नीटूरे 2 से, अब ये फर्नीटूरे वाला 2 क्रेडिट जो है वो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने कौन सा बैलेंस शीट बनानी है, या गलत एसेट्स का बैलेंस है जिसको सही करना है। ठीक है, अच्छा सेल्स क्रेडिट हो गया, गलत हुआ है, सही कर लो, डेबिट कर लो, कितना 3 से। ठीक है जी, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब आप लग रही है ना आपको कि जब प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट को हिट करवाना है तो किससे करवाना है, प्रॉफिट ने तो हिट होना है इनकम्स और एक्सपेंसेस। इनकम्स और एक्सपेंसेस की गलतियां जो हैं वो प्रॉफिट को हिट करेंगी। इनकम बढ़ेगी तो हम कहेंगे चल भी प्रॉफिट बढ़ जा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम कहेंगे चल भी प्रॉफिट कम हो जा। पता है इस बात का, ये रूल्स की फॉर्म में लिखवाऊंगा, क्योंकि यही वाली चीज आपकी आगे भी चलनी है IAS 8 के अंदर। आप क्या समझते हैं IAS 8 क्या है, IAS 8 यही है, इसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट ही चल रही होती है, बहुत ज्यादा ये काम चलना है, इतना ज्यादा कि आपको क्या बताऊं। तो ये IAS 8 की तैयारी बेसिकली मैं शुरू कर चुका हूं, वैसे तो शुरू दिन से ही कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से करेक्शन शुरू किया है, स्टेटमेंट इक्विटी की भी अलग से अब नहीं आता, IAS 8 के साथ ही मिक्स करता है, तो अगला चैप्टर भी IAS 8 की तैयारी है। ठीक है, चलो जी बेटा, एक्सक्यूज। हाँ लेकिन उसने गलत किया ना बेटा। अच्छा, आप यहां पर रिसीवेबल ले लें तो फिर यहां पर भी रिसीवेबल ही लेंगे ना। आपने कहा जी ये तो क्रेडिट सेल थी, तो क्रेडिट सेल जब करेंगे तो रिसीवेबल बुक करेंगे, तो इसके बारे में चुप है, तो वो सही अज्यूम कर लिया, ये गलत है। जैसे मर्जी चल लें, आपकी मर्जी है, लड़ाई तो इसकी होनी है। यहां पे कहीं पे कैश या रिसीवेबल आ रहा है, वो जो होना था वो सही हुआ होगा, इसलिए जो मर्जी असम्पशन ले ले, चलेगा, दौड़ेगा बल्कि। चलें जी आगे चलें जी, कोई है एडजस्टमेंट और बाकी? ओए पॉइंट सी, हाँ जी पॉइंट सी क्या कहता है, बोलो जी। ₹24,500 वॉज पेड टू अ क्रेडिटर, हम पे कर रहे हैं एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25। हाँ, जिसको देने थे 25,000 उसको 24,500 में दे के जान छुड़ा ली। 500 रुपए का डिस्काउंट मिला मिला मिला। इनकम 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 बड़े तो क्रेडिट होती है, इनकम से कहा करो, फिर बाद में हिट कर दिया करो जहां करना होगा। ठीक है ना, तो क्या है, मुझे डिस्काउंट मिला है, एक इनकम बुक करनी है, और जिसको पे करना था उसको अब ये 500 पे नहीं करूंगा तो पेबल कम करना है। तो कल आपको मैंने डिस्काउंट की एंट्री याद करवाई थी। डिस्काउंट अगर रिसीव हो तो एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन ट्रीटमेंट अब क्या हो चुका है, इनकम को क्रेडिट करने की बजाय अलग से अदर इनकम में परचेज नामी एक्सपेंस को हिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो, उसको कम कर लो। तो हमारी एंट्री बनी थी क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न। अच्छा पूरी एंट्री ना कर लें, वो कहता है 24,500 वर पेड टू क्रेडिटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड डेबिटेड टू। अजीब बात, यानी वो कह रहा है कि आपने क्रेडिटर को तो डेबिट करना था 25 से, ठीक है, और परचेजेस को क्रेडिट करना था 0.5 से, और कैश क्रेडिट होना था 24.5 से। ठीक है, चल जा यार, ये होना चाहिए था। अब वो कह रहा है लेकिन ₹24,500 वर पेड एंड डेबिटेड टू, यानी कि कैश की तो गलती उसने करनी नहीं होती नॉर्मली, और वैसे इस बारे में चुप है। ठीक है, तो यहां ये कहां हिट कर गया, लो जी गड़बड़ हो गई, ये तो डबल ट्रबल हो गया। अब
तसल्ली से, इत्मीनान से, ध्यान से देखो। परचेज, चलो तरतीब से चलो। क्रेडिट डेबिट होना था, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर डायरेक्ट कोई चल रहा हो तो क्रेडिटर वाली बात को इग्नोर करे, सिर्फ परचेज को देख सकता था, लेकिन चले। क्रेडिट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। परचेज को क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, एक तो ये गलती है, तो क्रेडिट करना है 0.5 से। जैसे ही आगे देखा, ओए वो तो गलती से डेबिट भी हुआ पड़ा है, तो पर कैश तो हो गया ना, कोई जगह तो नहीं छोड़नी। चलो परचेज, अब इधर देखो, देखो एक तो 0.5 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, वो करें। दूसरा 24.5 से गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट करें, तो कितना आ गया 25। ठीक है जी, तो 25 से परचेजेस को क्रेडिट करना है। गलती खत्म हो गई है, रेक्टिफाई हो गई है। कितनी रहती है यार, ऊपर जाना पड़ेगा, और क्या लगता है? सेल डे बुक ओवरकास्ट सस्पेंस वाला आ गया, और चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर 2 एडजस्टमेंट है, खुली डुली लिख लेंगे, इसी के सामने फिर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मैंने कम जगह छुड़वाई थी, मैंने इसके लिए जगह छुड़वाई नहीं थी, इसके लिए जगह छुड़वाई थी मैंने। 15 लाइन तो मैंने छुड़वाई हैं बेटा, वो प्रॉफिट अभी तो रिक्वायरमेंट में पहुंचा नहीं, वो इंशाल्लाह 15 लाइन में नहीं, वो 12 से 13 लाइन में हो जाएगा काम। मैंने उसके लिए लाइंस छुड़वाई हैं। ये वर्किंग चल रही, वर्किंग, दिस इज ऑल वर्किंग। जी बेटा, हाँ जी, बेटा उसने यही तो कहा है कि क्रेडिटर वाली फिगर रॉन्ग है। उसने कहा है कि हमने 24,500 पे किया एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 25,000, और ये जो पे किया था ये डेबिट कर दिया परचेज में। डेबिट करना था क्रेडिटर में, और करना भी 25 था, लेकिन उसने डेबिट कहाँ कर दिया? 24 परचेज में, तो वो सही किया, वो सही किया। ठीक है, कोई नहीं, चलने दें जी। डी कर लें, डी क्या है? कास्टिंग एरर है। कास्टिंग एरर के बारे में आपको क्या अर्ज किया हुआ है? एडजस्टमेंट नंबर कितने गई? डी जी। सेल डे बुक ओवरकास्ट हो गई बाय 30 से सेल ज्यादा बुक हो गई, 30 से सेल ज्यादा बुक हो गई, तो सही करने के लिए कम करेंगे, सिंपल। तो सेल्स को कम करना है तो डेबिट करेंगे, और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को। लड़ाई क्या है, हमें तो सिर्फ इंपैक्ट ही कौन सा चाहिए? सेल्स का। हमारी बला से चाहे सस्पेंस में जाए, चाहे खूह में जाए, दूसरा इंपैक्ट। क्या ख्याल है? लेकिन मैं फिर भी एंट्रीज करवा रहा हूं, हो सकता है ऐसा सवाल कभी, ये इसलिए करवा देता हूं, जो आसान लगे वो डायरेक्ट करो, इसलिए करवा रहा हूं कि पर्चे में किसी भी सवाल आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल हम हर तरह से एडजस्टमेंट्स करके देख लें। ठीक है ना? तो मैं बहरहाल एंट्रीज कर रहा हूं, बट ये सारी एंट्रीज को एंड पे क्रॉस लगाऊंगा, रिक्वायर्ड नहीं था। जो जरूरी समझो वो करो, वरना डायरेक्ट चलो। प्रॉफिट पे इंपैक्ट सोचना है ना, ये तो जबानी सोच सकता है बंदा कि सेल क्या हो गई है, ज्यादा ओवरकास्ट है, गलती से ज्यादा हो गई, सही करने के लिए सेल को कम करना है। अब दूसरा इंपैक्ट छोड़ो, प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर तो सिर्फ हमने सेल को ही हिट लगानी है, दूसरा एसेट हिट हुआ, सस्पेंस हुआ, जो भी हुआ, हमें इससे क्या। लेकिन चलो अभी तो एंट्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए क्या? सेल्स गलती से ओवरकास्ट होगी, तो सही करने के लिए 30 से इसको कम करना है। सेल की नेचर क्रेडिट है, तो कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। अब ये कास्टिंग एरर मैंने हमेशा क्या कहा है, कहां फेंका करो? सस्पेंस में। बताया हुआ है ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन चलो। और ओहो सॉरी, ये भी मैंने कहा था कि ये कभी भी कास्टिंग एरर ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री नहीं होता, ये सिर्फ गिनती की एंट्री की गलती नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग शाउंटिंग की एंट्री होती है। तो ओरिजिनल रॉन्ग के अंदर इसको आपने डालना ही नहीं होता। सिंपली रेक्टिफाइंग एंट्री में आओ, इंपैक्ट सोचो, और दूसरा इंपैक्ट चुप करके आंखें बंद करके कहां फेंक दो? सस्पेंस में। लेकिन अगेन बात तो इतनी सी है, मुझे सिर्फ इस सवाल की हद तक क्या चाहिए? सेल। मैं ज़हन भी बना रहा हूं, हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है ना, प्रॉफिट एडजस्ट करना है ना, तो हर वो आइटम जो पीएनएल को हिट कर रहा है, अभी तक जितने आए उनमें कुछ भी है? कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से जो पीएनएल को हिट करे। हर एडजस्टमेंट में है, यहां परचेज, यहां परचेज, यहां परचेज, यहां सैलरी एक्सपेंस, परचेज, सेल, पीएनएल, परचेज, सेल, बाकी बैलेंस शीट आइटम्स हमने उनको लिफ्ट नहीं कराई। इसलिए मैं कह रहा था नहीं भी समझ आ रही ना तो काम चलता है, लेकिन अभी समझो समझ क्यों नहीं आ रही, करवा जो रहा हूं एंट्रीज।
ऐसी कोई एडजस्टमेंट आपके सवाल में आ जाए ताकि ये भी तैयारी हो। तो एडजस्टिंग एंट्रीज इस तरह की कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी, अल्लाह कीता आखिरी आ गया, आखिरी क्या है? एन अमाउंट ऑफ 67,000 वॉज कैरीड फॉरवर्ड इन परचेज डे बुक एज। अब एक असल में डे बुक्स इस तरह से रजिस्टर की तरह से होता है, तो परचेज लिखते रहते हैं और किसी एक पीरियड के एंड पे जाके फिर एक एंट्री करते हैं। अभी वो क्या हुआ कि कास्टिंग करते करते पेज के एंड पे एक टोटल था 67,000। जब यूं सफा पलट कर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड बनाना होता है, जाहिर है पिछले बैलेंस को अगले में लिखते हैं ना, शुमार करने के लिए कि ये पिछले सफे का टोटल ये आ गया ओपनिंग और आगे चलो। तो वो 67,000 को अगले सफे पर पलटते हुए एक सिफर कम लिख गए, 67,100 लिख दिया। तो अगेन कास्टिंग एरर है, कोई ओरिजिनल रॉन्ग नहीं, डायरेक्ट हिट लगाओ। अब हुआ क्या है, परचेजेस को सोचो, परचेज की नेचर क्या है? डेबिट ना, परचेज की नेचर क्या है? डेबिट। गलती से 67 की बजाय परचेज 67,000 की बजाय परचेजेस 67,100 रिकॉर्ड हुई, गलती से परचेजेस कम रिकॉर्ड हुई। तो सही करने के लिए बढ़ाएंगे। अच्छा, तो सब बढ़ाएंगे तो परचेज बढ़ाने के लिए परचेज को करते हैं डेबिट, परचेजेस बढ़ गई। अब फर्क बताओ, 67 माइनस 6.7, जितना 6.7 तो गलती से हो ही गया ना रिकॉर्ड जी, कितना 60.3। और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को डाल, तो परचेजेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। 60.3 से परचेजेस बढ़ेंगी तो एक्सपेंस बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो आपने इग्नोर की वो क्या है भला? सोच के बताओ, मैं लाइन शाइन लगा लूंगा। डेप्शन का इंपैक्ट नहीं लिया हमने, एक एडजस्टमेंट हमारी आई थी ना, कौन सी वाली भला? उसमें हमने डेप्शन का इंपैक्ट नहीं लिया। अल्लाह करे सवाल में कहीं रेट रूट गिवन ना हो, या अल्लाह सवाल में कहीं रेट गिवन ना हो। नहीं गिवन था, पूरा सवाल पढ़ लिया है, सवाल पूरा पढ़ के शुरू करते हैं, इसलिए कहता हूं, ठीक है ना, मैंने तो पढ़ा हुआ था। अब अगर रेट ऑफ डेप्शन गिवन नहीं है तो खुद से अज्यूम कर ले 10%, 15 कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस कर लेते हैं, कुछ तो होना चाहिए। और जान दो यार नहीं है रेट तो जिंदगी आसान है, बस कहानी खत्म है, ठीक है। अब यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ये कहा था, असल में आज से 2 दिन पहले से कह रहा हूं कि कास्टिंग एरर के अंदर आपने सिर्फ एरर को सही करना है जिस अकाउंट में कास्टिंग एरर हुआ, और दूसरा इंपैक्ट चुप करके सस्पेंस को डाल देना है। तो इसलिए मैंने कहा था ओरिजिनल रॉन्ग नहीं करनी है, 2 दिन पहले से कही हुई है बात। ये बैलेंसिंग एरर नहीं है, ये लेजर के अंदर ओपनिंग गलत नहीं लिया, डे बुक्स में लिखते हुए कास्टिंग का ही एरर, ये कास्टिंग एरर है ना। कास्टिंग एरर इस तरह से कि एक सफ़े का टोटल अगले सफ़े पे लिखते हुए, डे बुक है ना, लेजर नहीं है बेटा। बताया मुझे, मैंने अभी रिवाइज नहीं करवाई। करें कोई 2-3 सवाल करें, अब क्या हर रोज़ नई चीज़ें रिवाइज पुरानी करते रहेंगे तो नया क्या करेंगे? प्रॉफिट स्टेटमेंट मैंने बनानी सिखानी है आज, जल्दी बताएं इनमें को मसला। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आज आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस पहली बार बन रहा है, तो पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। वैसे तो मैं स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम इंशाल्लाह आपको बनवाऊंगा जैसे ही ये अगला टॉपिक शुरू होगा, उसकी बुनियाद बना के। लेकिन उसके अंदर हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कि आप ऑलरेडी बनाना जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने इंट्रो के अंदर बनाना सीखा है इंशाल्लाह, उम्मीद है। नहीं भी सीखा तो गुजारा तो हो ही जाएगा, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। अब P&L के अंदर कहानी शुरू कहां से होती है? सेल्स से, और बेसिकली ये नेट सेल्स होती हैं, ठीक है। नेट सेल्स का मतलब सेल लेस सेल रिटर्न, नेट सेल्स मतलब सेल लेस सेल रिटर्न, ठीक है ना। सेल रिटर्न को सेल में से नेट करते थे इंट्रो के अंदर आप। खैर चलें, कुछ अज्यूम कर लें फिगर ऐसे ही 100। अच्छा, उसके बाद लेस करते होते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपका पीरियोडिक सिस्टम में फिलहाल वही चला रहा हूं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही होता है और आप यही किया करते थे इंट्रो के अंदर यूज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक 5 है, परचेजेस इसमें ऐड होती हैं, कितनी 80 कर लो, और क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे 7-8 कर लो,
चेंज भी हो जाए और फिगर ज़रा छोटी छोटी ही रहें। और ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा है, सारे बोलो ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा है, सारे बोलो ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा है, यानी ये कॉस्ट ऑफ सेल है। कौन सी, 5 या 80 या 8? डिब्बा पूरा ही कॉस्ट ऑफ सेल का है। उसको खड़का के उसमें जो निकालोगे ढक्कन खोल के कितना आता है, ये है कॉस्ट ऑफ सेल 77। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा है। अब जरा गौर तो करो, वैसे ही जरा भी, वैसे रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन ऐसे छेड़ने का दिल कर रहा है। अगर परचेज को आप हिट करो और वो परचेज बढ़े, तो परचेज का बढ़ना, इस डिब्बे में अगर कोई चीज आप पॉजिटिव, देखो ये क्या है, इस डब्बे से टूटी निकली हुई है, ये टूटी से चीजें निकल, 8 रुपए निकल रहे हैं, 8 टूटी से निकल रहे हैं, और ये ढक्कन खोल के 5 और 80 आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव वाली चीजें, ये अगर बढ़ाओगे तो इसने बढ़ जाना है, और अगर ये कम करोगे तो इसने कम हो जाना है। क्या ख्याल है? और टूटी वाली चीजें बढ़ाओगे तो, इसलिए मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल इनवर्सली, छोड़ो अभी छोड़ो, वो फिर कभी करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात बताओ, ये डिब्बा किसका है? कॉस्ट ऑफ सेल का। अगर परचेज बढ़ेगी तो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कॉस्ट मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस ही है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज सबसे बड़ा वाला एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल इज एक्सपेंस। ओके, तो ये एक्सपेंस जो है, कॉस्ट ऑफ सेल जब भी बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो उसने प्रॉफिट को क्या असर डालना है? अब मुझे बताओ, परचेज जब जब बढ़ेगी, बचपन में उस्ताद कह दिया करते थे परचेज भी तो एक एक्सपेंस ही है, मतलब कहने के लिए कह लें, बट परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस, परचेज इज मर्चेंटाइज। चीजें खरीदी हैं, उनमें से जो बच गई वो स्टॉक है, और जो बिक गई वो कॉस्ट ऑफ सेल बन के एक्सपेंस बनती है। लेकिन चलो खैर, आप कहने को कह लो, थोड़ा सा कोई मसला नहीं, ठीक है। ये परचेज जब जब बढ़ेगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल ये 77 है। मैंने कहा जी परचेज गलती से कम रिकॉर्ड हुई है, 5 से बढ़ाओ। जैसे ही आप इसको अभी 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 इस वक्त प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है 23। ओहो, एक परचेज जो है वो गलती से रिकॉर्ड हो नहीं हुई, तो 5 रुपए से परचेज को अब रिकॉर्ड किया जब, तो परचेज बढ़ी। जैसे ही परचेज बढ़ी, ये टूटी है या ढक्कन है? ढक्कन से चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव वाली चीजें। पॉजिटिव वाली चीजें जब जब बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाना है, उलट काम, ठीक है। तो अब बताओ, अगर 5 से परचेज बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 5 से बढ़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या होना होता है? माइनस। हमने टूटी लगा के सारा पानी निकाल दिया, तुम अब आ रहे हो जी, जाओ यार। अब ये परचेज बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। कोई मसला? यहां तक कोई मसला? इसका मतलब अगर इनमें से किसी भी, अच्छा ये होता क्या, 23 होता क्या, इसको कहते क्या थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि, एक्सक्यूज मी, आप मुझे ये बताइए, जीपी से ऊपर पड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका इंपैक्ट कोई पड़े, गलती हो जाए, तो उनको जब हम सही करें तो वो इंपैक्ट जीपी को पड़ जाएगा? बोलो, यानी सेल बढ़ाओ या कम करो, जीपी को चोट लगेगी। ओपनिंग स्टॉक को छेड़ो, जीपी को चोट लगेगी। क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ो, जीपी को चोट लगेगी। परचेज नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मैं छेड़ता हूं 8 है सर क्लोजिंग स्टॉक, इसको गलती से आपने 2 रुपए कम रिकॉर्ड किया, करो 10, इसको करो 10, ये 75 होगा, तो जीपी का हिलना मतलब ये थल्ले ही जाना है उन्हें। हिलने का मतलब क्या है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो सेल को छेड़ो, ओपनिंग स्टॉक को छेड़ो, परचेज को छेड़ो, क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ो, इनमें से किसी भी चीज को छेड़ोगे, जो जीपी से ऊपर है वो जब छेड़ेंगे तो जीपी भी छिड़ेगा, वो छिड़ेंगे तो जीपी भी छिड़ेगा। अच्छा, एक अगली बात सुन लो, फिर आगे और बात बढ़ाते हैं। अगर इसमें से हम, इसमें आप किया करते थे ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में वही गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह आते हैं, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम वगैरह, ठीक है, जो मेन अपने से हटके इनकम्स होती हैं, सेल में नहीं आती, अदर इनकम में आती हैं, और लेस करते हैं इसमें से आप एक्सपेंसेस। अच्छा, आप जरा बड़े हो जाएं, क्योंकि अब मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट ही आगे पढ़ाना है। तो एक्सपेंसेस में आप यूं नहीं करना, आपने जैसे बचपन में करते थे, लेस एक्सपेंसेस और सारे जान के एक्सपेंसेस ऐसे लाइन लिखे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, और पता नहीं मुक ही नहीं रहा, पूरा सफा मुक गया, एक्सपेंसेस नहीं मुक रहे। ऐसे नहीं करना। अब आप प्रोफेशनल्स होंगे यहां पर, थोड़ा सा प्रोफेशनली। अब FR2 में आपने प्रोफेशनल तरीके से IS1 वाला
प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो IS1 कहता है कुछ मोटे मोटे आइटम्स जो हैं वो P&L के अंदर नजर आने चाहिए, ज्यादा रश ना लगाओ, ज्यादा रश। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ढेर सारे एक्सपेंसेस होंगे, फिर 15 सौ के ऊपर P&L नहीं बना हुआ है, बंदा प्रॉफिट ढूंढ रहा है, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, एक्सपेंसेस ही नहीं मुक रहे। समोसे खाए हैं तो वो भी एक्सपेंस में डाला हुआ है। नहीं भाई, आपने क्या करना, क्लबिंग करनी है, क्लबिंग। मोटे मोटे कुछ आइटम्स हैं जो P&L के फेस पे आने चाहिए, सेल, कॉस्ट, ये भी नहीं हुआ करेगा। आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ना, उसमें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल होगा। ये वर्किंग भी अगर करनी है ना तो ये जाकर आपने नोट्स के अंदर करनी है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग वाली। यहां पर सिर्फ एक सेल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, फिर जीपी आ गया, फिर अदर इनकम, फिर सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, और उसके अलावा जितने भी हैं वो अदर एक्सपेंस। सेलिंग और एडमिन को मिला के ऑपरेटिंग ही कहते हैं, ऑपरेटिंग। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, और बाकी इनके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सेल, सारे फैक्ट्री के खर्चे, सेलिंग वाले खर्चे, एडमिन वाले खर्चे, ये 3 मेन फंक्शंस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन। इसके अलावा कोई भी खर्चा है, लॉस ऑन डिस्पोजल, अदर एक्सपेंस, WWF, WPPF, ये कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। तो जो खर्चे इनमें से किसी जगह तीनों में नहीं जा सकते वो अदर एक्सपेंस, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट के लिए अलग से खाना है, फाइनेंस कॉस्ट का। यहां से पहुंचते हैं आप PBT पर, और फिर आप एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं तो पैट पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो आप जरा सियानों की तरह, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के अंदर आप यूं लिखा करेंगे, लेस सेलिंग एक्सपेंस, थोड़ा सा तैयारी भी करें ना अगले टॉपिक की, लेस एडमिन एक्सपेंस। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा बोला जाए ना तो इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कभी लिखा हुआ हो तो परेशान ना हो जाए, ठीक है। इनको कंबाइन अगर बोला जाए तो अच्छा। और अगर जीपी में से सिर्फ ये दोनों माइनस कर दें, यहां पर रोक कर अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो उस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी जो कहीं नाम आ जाए तो ये ना परेशान हो, बाकी जहां जरूरत पड़नी है मैं लिखवाऊंगा भी सही इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, रेशियोज के अंदर जाके लिख दूंगा, कैश फ्लोज में लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहरहाल यूज नहीं होता अभी, लेकिन एक चीज है तो सही, पता तो हो, ठीक है। जीपी के बाद अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट निकालें, बाकी खर्चे भी ना माइनस करें, तो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। असल पता है मसला क्या है, ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, ये हर रोज होने वाले काम नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में। पैसों की जरूरत पड़ी, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, लोन लिया तो इंटरेस्ट पे कर दिया। हर रोज पीपीई बेच नहीं रहे, पीपीई हर रोज बेचने वाली चीज नहीं है। फैक्ट्री लगाई है, 50 साल चलानी, 40 साल चलानी है, 20 साल चलानी है, ऐसे थोड़ी है कि हर रोज आपके रोजाना 10 फिक्स एसेट बिक रहे हैं और 15 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कभी कभार होने वाले आइटम्स वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अदर एक्सपेंस में कोई लॉस हो तो पैसे इजाफी हो गए, इन्वेस्ट कर दिए, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम ये कहीं से आ गई, डिविडेंड इनकम कहीं से आ गई, ये रूटीन का काम नहीं है, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। वेले पड़े थे पैसे तो इन्वेस्ट करके पैसे आ गए, तो ऑपरेशंस में नहीं, अदर इनकम में। तो ठीक है ना, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम नॉर्मली इनके बाद आया करते, लेकिन मैं अभी ये वाली ब्रेक नहीं लगा रहा, समझा दिया वैसे, ठीक है। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि आप यूं कहें कि अदर इनकम को ज्यादा अच्छा हो के अलग रखें, यानी कि आपको एंड पे लिख लेना चाहिए इसको, ज्यादा अच्छा समझ में आई एक चीज, चलो कभी काम ही आ जाती है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट जी। तो जी लेस करेंगे, एक और बोला था मैंने, अदर एक्सपेंसेस, जो इन दोनों तीनों में, कॉस्ट ऑफ सेल में ना आए, सेलिंग में ना आए, एडमिन में आए, खर्चा तो है ना बिजनेस का, वो अदर एक्सपेंस में डालो। और कोई लोन शोन लिए हुए हैं, उन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो वो कहां जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। इसकी जरूरत आज कतन नहीं थी, लेकिन कल को पढ़नी है। मैंने कहा जब बना ही रहा हूं फॉर्मेट तो अभी बुनियाद डाल दें इसकी भी, ठीक है ना, ताकि आज से सोचना शुरू कर दें। कोई नई बात नहीं की मैंने, अनहोनी बात नहीं की, बस आपने जो कर रखा था उसको थोड़ा सा मैंने ऐसे सुर्खी बॉर्डर लगा के आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है जी। तो ये जनाब अब अज्यूम करें, फिगर ऐसे ही छोटी मोटी कर लें, अदर इनकम ऐड कर लें जी 3 रुपए लेट से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग रखें, सेलिंग एक्सपेंस अलग, ठीक है। मिसाल के तौर पे सेलिंग एक्सपेंस 4 रुपए थोड़े थोड़े रखने पड़ेंगे, फिगर छोटी होगी ऊपर जी। एडमिन एक्सपेंस कर लें 7 रुपए, अदर एक्सपेंस कर लें जी मिसाल के तौर पे 2 रुपए, ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट 1 रुपया कर लें, को प्रॉफिट बचा लिया है 12 रुपए का, क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 12 रुपए का क्या आ गया जी?
अब आप फिलहाल इसको नेट प्रॉफिट कह लें, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस फिलहाल मैं माइनस नहीं कर रहा। होती है एक और चीज भी, ये क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, माइनस करके ऐड करके चीजें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस होगा टैक्स एक्सपेंस, और फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन फिलहाल आप इसको क्या कहते हैं, मैं अभी आपको नहीं छेड़ा, आपकी इंट्रो को ज्यादा नहीं छेड़ा, इतना की छेड़ा है बस कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक आते आते आप ऐड अदर इनकम करते थे, एक हेडिंग दे के जितनी आती थी लिख दिया, लेस एक्सपेंसिव लिखते थे, सारे जान के खर्चे लिख देते थे। मैंने थोड़ा सा कहा तमीज करें, तमीज, बस फिलहाल ये सिखाया, बाकी नेट प्रॉफिट मैंने अभी आपको रोक दिया। ओके डन। अब मेरे बच्चों अहम बात, कपास विकासकारों के नाम, अहम पैगाम, अगर रिपेयर एक्सपेंस है तो वो सेल में आता है या कॉस्ट ऑफ सेल में, दोनों में नहीं आता। मतलब लेट्स से वो रिपेयर हमने करवाया है हेड ऑफिस की किसी बिल्डिंग को, अब रिपेयर करवाया तो एडमिन खर्चा होगा। अब जो खर्चा जीपी के बाद है रिपेयर एक्सपेंस, लेट्स से वो रिकॉर्ड हम करना भूल गए थे, अगर हम वो रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड होकर जीपी को भी छेड़ देगा। इतनी सी बात समझानी थी, जो मैं इतनी देर से कवाली कर रहा था ना, वो सिर्फ इतनी सी बात थी। अगर जीपी से ऊपर की कोई चीज होगी तो वो जीपी को हिट करेगी, और अगर जीपी से नीचे की कोई चीज होगी तो वो जीपी को हिट नहीं करेगी, चाहे वो इनकम है चाहे एक्सपेंस, चाहे बढ़ना है चाहे कम होना है, इन दोनों का। जीपी से ऊपर की चीज जीपी को हिट करेगी, जीपी से नीचे की चीज, असल में कल वाला जो सवाल था ना उसमें सिर्फ जीपी की बात है। मैं कह रहा हूं पूरा फुल फ्लैश सवाल करते हैं, ताकि जैसे जितने भी ऐसे सवाल हो फिर हर एडजस्टमेंट में मसला हो, ये कॉन्सेप्ट में मसला ना हो, ठीक है। तो जीपी से ऊपर वाली चीजें जीपी को हिट करेंगी, जीपी से नीचे वाली चीजें जीपी को हिट नहीं करेंगी। जीपी से नीचे वाली चीजें किसको हिट करेंगी, नेट प्रॉफिट को। ये बात समझ आती है। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला और भी आता है, वो क्या, सेल 5 रुपए से कम रिकॉर्ड हुई थी, रिकॉर्ड करो, सेल बढ़ी, इनकम बढ़ी तो जीपी बढ़ गया। अच्छा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन इनको अलग अलग देखना है हमने, इकट्ठा देखें ना तो बहुत परेशानी होती है। वो कैसे करेंगे वही मैं आपको समझाने लगा हूं आज, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ आपने इतनी सी बात याद रखनी है, अलग अलग देखना है, फिर एंड पे एक ही बार अलग अलग देखना है। क्या जीपी से ऊपर वाली चीजें सिर्फ किसको हिट करेंगी, जीपी को। अच्छा, फिर उनको नीचे हिट नहीं करवाना, हालांकि होता है, लेकिन वो एक ही बार एंड पे जाके सिखाऊंगा क्या करना है। ओके गॉट इट। जीपी से ऊपर वाली चीजें सिर्फ किसको हिट करेंगी, जीपी से नीचे वाली चीजें जीपी को हिट नहीं करेंगी। अच्छा, नेट प्रॉफिट को क्या चीजें हिट करेंगी, जो जीपी से नीचे वाली है। माना के ऊपर वाली भी करती है, लेकिन फिलहाल नहीं, आखिर में बताऊंगा जाके इसका क्या करना है, ठीक है। गॉट इट। अभी 2 हिस्से कर दिए मैंने, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही क्या करते थे ना आप। तो जीपी से ऊपर वाली चीजों में कोई हरकत हुई तो जीपी को हिट करेंगे, और जीपी के नीचे वाली चीजों में कोई हरकत हुई तो जीपी को हिट नहीं करेंगे। सिर्फ किसको हिट करेंगे, नेट प्रॉफिट को। बस इनको अलग अलग ही देखना, यूं समझ लो ये अलग अलग 2 इलाके हैं फिलहाल। ओके गॉट इट। चलो अब आ जाते हैं जी हम अपने इस सवाल की तरफ। ये जनाब रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, और अब आपकी वो 12-14 लाइनें जो छुड़वाई थी, कितनी छुड़वाई थी, इंशाल्लाह उनमें पूरा आ जाएगा काम, हो गए, ठीक है। तो आपने अब सवाल की क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है जी। और यहां पे हम क्या बनाने लगे हैं अब, उसने क्या कहा था, क्या निकालो, ascertain the correct amount of gross and, तो ascertainment of correct amounts, एडा औखा लफ्ज कौन लिखे, करेक्ट अमाउंट्स, करेक्ट जीपी एंड पूरा लिख लेना आप वहीं से देखकर रिक्वायरमेंट से, ठीक है ना जी। करेक्ट जीपी और नेट प्रॉफिट अब हम निकालने लगे, ठीक है। अब मसला क्या है, उसने सवाल में हमें जो गिवन किया है वो गलत है, अनएडजस्टेड, ठीक है। तो उस अनएडजस्टेड में जब हम अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, क्या ख्याल है, समझ में आती है बात। तो जीपी और एनपी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, जरा खुली डुली जगह पे काम करते हैं जी, जरूर तंग हो गए काम करने। तो गप और नप, गप लगाएं, नप के ले आए। चलो जी, अब सबसे पहले सवाल से गलत वाले गप नप उठाओ, गप नप गलत वाले, गप किधर है, गलत वाला, 105 का गप, 650 का नप, यही है ना, वही सवाल है ना, किसी और का प्रॉफिट ना चुक लेना, पाई भी कर रहे थे ना जी। चलो बात ही कहीं के कहीं निकल गई थी, ठीक है ना, वापस लाएं आप, ठीक है जी। अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स, गप कितना है, 10, नप
जस्ट थाउजेंड्स। जी शुरू करें अब काम। अब भाई जिंदगी बहुत आसान हो गई है, जितनी को आपने खज्जल खराबी कर ली आज, अब ये जिंदगी आसान हो चुकी है। अब सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर उसने प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट मांगी है तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जो जो प्रॉफिट को हिट करने वाली चीजें हैं, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, जैसे पेबल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ये प्रॉफिट लॉस को हिट करेंगे ना? होश करो होश, ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं, पीएनएल को हिट करेंगे, इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स और। तो आप लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये आप आइडेंटिफाई करें जरा जल्दी से कौन कौन से पीएनएल आइटम्स हैं, जल्दी करें। पार्ट 2 जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट 2। वेलकम बैक। अच्छा फीडबैक पर लेट हो गया, थोड़ा सा फीडबैक हुआ है, बच्चों ने खूब गुस्सा निकालना है। सर नेवर स्टार्ट्स क्लास ऑन टाइम, नेवर एंड्स क्लास ऑन टाइम। लेकिन इन बातों से मैं नहीं परेशान होता, होना नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, वो भी नहीं लिख रहा। चलो जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, ठीक है। और ग्रीन हाइलाइटर को कोशिश करनी है कि वो सिलेक्ट हो जाए, वो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये जीपी से ऊपर वाला आइटम है। क्या मतलब, किसने कहा? ओ, सेलिंग एक्सपेंस तो जीपी के बाद आता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज अ सेलिंग एक्सपेंस। बेटा इस दफा भी यही सवाल आया, मैं क्या बता दूं, पहले भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं, ये पास से पर ही कर रहे हैं आप, ठीक है यार। क्यों एडा मसला बने हैं, सबको उड़ा दूं, तुम्हें ही ना उड़ा दूं। ये है ना समझना, सरदनान का मैसेज आया हुआ है, सरदनान की टीएन उनकी तस्वीर लगाई है। मैं कहा यार कंफ्यूज ही रखते हो हमें यार, खुदा के लिए, जब तुम्हारा मैसेज आता लगता है सरदनान का मैसेज आ गया। हटाओ इसको, फिर भी नहीं हटाई उसने, बात नहीं मान रही। लो जी, हमने दोबारा ओपन कर लिया इसको। कहां आ गए हैं हम, ये हम कहां आ गए हैं? यहां आना था, अच्छा सही आ गए हैं फिर भी जी। शुरू करें जी काम। लो जी, इंशाल्लाह ग्रीन हाइलाइटर, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने, ठीक है। शुरू करें जी। अच्छा, अब जीपी से ऊपर वालों को ग्रीन कर दो। परचेजेस, 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 रिपेयर, 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 परचेजेस, सेल्स, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस, ये सारे जीपी से ऊपर वाले आइटम्स हैं। इन सब ने सिर्फ जीपी को हिट करना है। चलो पहले इनको ही कर लेते हैं, शुरू करें काम। चलो, अब मैं तो कहता हूं जीपी वाली एडजस्टमेंट्स पहले, अच्छा साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी देखते चलेंगे, क्योंकि हमने तो इनको आइसोलेशन में देखना है जी। नेट प्रॉफिट को हिट करने वाली चीज ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करती, पर ग्रॉस प्रॉफिट वाली हर चीज नेट प्रॉफिट को हिट करती है। आई नो मुझे पता है, बट फिलहाल मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो, क्योंकि साथ साथ देखना ना बड़ा कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूज ऐसे करता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक एक्सपेंस है जो यहां बढ़ाओ, जब एक्सपेंस यहां बढ़ाओगे और एक एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड होना था, एक एक्सपेंस यहां रिकॉर्ड होना था, यहां हो गया। गलती क्या है, एक्सपेंस यहां रिकॉर्ड होना था, यहां हो गया। अब क्या करोगे, यहां से उसको निकालोगे, एक्सपेंस कम होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर उसको डालोगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, जीपी कम होगा, नेट में इंपैक्ट क्या आएगा, जीरो। अब आई कैप का सोल्यूशन जब देखोगे ऐसी एडजस्टमेंट्स का, तो वो एडजस्टमेंट इग्नोर्ड होगी। अब आप बैठे सर खपा रहे, ये कहां गई समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ये दोनों अलग अलग हैं, सुकून से कर लो एक बार, फिर उसके बाद एंड पे एक छोटा सा काम करेंगे, सारा इंपैक्ट इकट्ठा ही उठाकर फेंक देंगे। जीपी का सारा इंपैक्ट इकट्ठा उठा के एक ही बार नेट प्रॉफिट फेंकेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल आइसोलेशन में सोचना है, तैयार हो इसके लिए, राजी हो इस बात पे, शुरू करें काम। अच्छा येलो कर दो भाई, येलो कर दो, पीएनएल, पीएनएल, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पीएनएल, ड्राइंग्स पीएनएल में आती है नहीं, पीएनएल, टेबल, पीएनएल, फर्नीचर, क्रेडिटर, सस्पेंस, सस्पेंस, सवाल खत्म। अब इतना आसान रूल है जो मैं लिखने लगा हूं,
आज आप रूल नंबर 1 लिख रहे हैं करेक्शन का, मतलब प्रॉफिट करेक्शन का। ये चलेंगे ना, आइए सेट में भी चलने हैं, तो रूल 2 भी आएगा, स्टॉक का लिखवाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन। आज टाइम लग गया थे, आज ही गेम पा देंगे, नहीं थे तब कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल रूल 1, अच्छा अब इस पे हंसना नहीं है प्लीज, ठीक है ना। रूल तो रूल होता है, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल। रूल 1 क्या है जी, अगर आपकी इनकम्स बढ़े तो उस वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और अगर आपकी इनकम्स कम हो तो उस वजह से प्रॉफिट्स, अभी आज आप हंसेंगे कल को आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि यही बार बार आने हैं। और इसी के साथ ही रूल 1 में ही लिख लो रूल 2 क्या लिखना। अब रूल 2 एक्सपेंसेस के लिए, अब आप बताओ, मुश्किल वाला तो मैंने बता दिया, आसान वाला आप बताओ। अगर कोई एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ओ इनवर्सली रिलेटेड। और अगर कोई एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। गांच, चलो जी ये रूल 1 है और बस ये खत्म है। और ये रूल करवाने के बाद अब मैं आपको छुट्टी भी दे दूं तो ये सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन छुट्टी तो मैंने नहीं देनी, आपको पता है। तो चलो शुरू करते हैं काम। 1 by 1, 1 by 1, ये भी आपके सामने हो, मैं चाहता हूं ये। सबसे पहले बताओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये जीपी से ऊपर के इलाके की चीज है या जीपी के नीचे के गांव? नेट प्रॉफिट, ये जीपी के गांव का या नेट प्रॉफिट के गांव का है? ये नेट प्रॉफिट के गांव का है। ये जीपी वाले गांव में असल में ना, हम जा रहे हैं रास्ते में, पहले जीपी आता है फिर नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। तो जीपी से होकर तो हमने नेट प्रॉफिट में जाना ही जाना है, लेकिन जाते हुए हम नेट प्रॉफिट से तो जीपी पे ही ना आ रहे होंगे, जाते हुए, ठीक है ना। तो ऐसे कहानी है। तो जीपी का गांव जो है वो पहले आता है और फिर नेट प्रॉफिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस गांव से ताल्लुक रखता है? नेट प्रॉफिट। डन हो गया। इसका मतलब आइसोलेशन में सोचता है, जीपी को नहीं, सिर्फ नेट प्रॉफिट को हिट करनी है। करें हिट। अगर एक एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट होने मतलब बढ़ना, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, बहुत आसान लग रही है ना बातें भाई, यही मुश्किल होनी है आहिस्ता से, ठीक है। तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम, ठीक है। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? 1 या A1? A1 एडजस्टमेंट है, A1 एडजस्टमेंट है ये। अच्छा, उसके बाद ये 25 को छोड़ दो अब, ठीक है। इस 25 की बात नहीं कर रहा मैं, किस 25 की बात कर रहा हूं? ग्रीन 25 की। ग्रीन 25 क्या है? परचेजेस में क्रेडिट हो रहा है, यानी परचेजेस कम हो रही हैं। अच्छा, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में है और टक्कन नहीं है, ठीक है ना। परचेज ने बढ़ना है तो इस डिब्बे के टोटल ने भी बढ़ना है। आपने आसानी के लिए बचपन में क्या सीखा हो? परचेज भी एक्सपेंस जैसा ही है, नेचर सीखने के लिए। तो एक्सपेंस यूं समझो कम हो रहा है, परचेज कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी ना। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आप करें तो परचेजेस में क्या होना है? क्रेडिट मतलब कम, क्रेडिट मतलब कम। एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन परचेजेस किस इलाके से ताल्लुक रखती हैं? जीपी के ऊपर, जीपी के ऊपर के इलाके से। तो इन्होंने किसको असर डालना है? माना कि नेट प्रॉफिट को भी डालना है, लेकिन साथ साथ हम नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है वो बताता हूं अभी इस एडजस्टमेंट से। अच्छा, परचेजेस क्या हो रही हैं? कम। एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम। एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लो, अब ऐसी एडजस्टमेंट ना आई कैप अपने सोल्यूशन में इग्नोर कर देता है। क्यों? एक तो जीपी बढ़ा, नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो नेट में क्या इंपैक्ट पड़ा? जीरो ना। अब आप बैठे हो परेशान, यार इस एडजस्टमेंट का क्या? तो कॉन्सेप्चुअली एक चीज आपको इजी लेकर चलती है, देर नहीं लगती। उल्टा परेशान हो जाता है बंदा वो डायरेक्ट सोचने के अंदर। आपने ऐसे ही करना है, आपने ऐसे ही करना है, ओके। मेरी तरफ से गुंजाइश नहीं है कि आपने दोनों तरफ डायरेक्ट सोचना है। हालांकि आईके पे सारे सोल्यूशन ऐसे मिलेंगे, पर हम सोल्यूशन को मैच करेंगे, तो मेरी तरफ से आपको गुंजाइश ही नहीं है। सोल्यूशन किताब में यही डाले हुए हैं आईकेप वाले, लेकिन आपको गुंजाइश भी नहीं है कि आप ये काम करो, ओके डन। आपने अलग अलग रखना है, एंड पे एक काम करना है, कॉन्सेप्चुअली भी चीजें क्लियर, जैसा मर्जी सवाल आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स ले लोगे। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट A2, परचेजेस। अच्छा, ये जो जीपी से ऊपर वाले ना, इनको मैं डिब्बा लगाता हूं, ठीक है। परचेजेस जीपी से ऊपर या नीचे? ऊपर। और परचेजेस जस्ट लाइक एक्सपेंस, जस्ट लाइक कह रहा हूं, ऐसे गलत कह रहा हूं लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो जुगाड़ है, चल रहा है, ठीक है। यहां वरना कॉस्ट ऑफ सेल देख लिया करो, ठीक है। तो परचेजेस क्या हो रही है? क्रेडिट मतलब कम। किसी को नींद आ रही है?
जी अज भी नींद आ रही है ना तो फिर अल्लाह तुहानू पता नहीं कबर से सुकून देगा, वही नींदर उत्थे तुहाडी पूरी होनी है। आज तो नींद का दिन ही नहीं है। अच्छा ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनना ही बनना होता है इस तरह से, बैलेंस शीट भी जब बनानी पड़े ना तो उसमें भी प्रॉफिट का इंपैक्ट डायरेक्ट लेना पड़ता है। तो अगले सारे सवाल आज की क्लास के ऊपर बुनियाद पड़ी हुई है। अब बस हर सवाल की एडजस्टमेंट का मसला होगा तो होगा, तो सवाल की एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हमने कोई नहीं छोड़ा, ठीक है, जो रहेगा वो टेस्ट में आ जाएगा। अब बताओ जी परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट मतलब कम, परचेज कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, ऐसे बोल लेते हैं, परचेज कम करें तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है कम, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एडजस्टमेंट A2 10 रुपए से जीपी बढ़ा लो। अच्छा मुझे पता है अब आपका दिल कर रहा है बट प्लीज फिलहाल नहीं, मैंने क्या कहा आइसोलेशन में सोचे, एक ही बार इंपैक्ट डाल दे, मसला ही कोई नहीं होगा, ठीक है, जिंदगी आसान हो जाती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट रिपेयर, कहां का इलाका है इसका, नेट प्रॉफिट वाला, इसका मतलब इसको नेट प्रॉफिट पे सिर्फ हिट कराएंगे। अच्छा इसने तो ऊपर आ ही नहीं सकना ना, लेकिन यही तो मसला है, किसने ऊपर आ सकना है, किसने ऊपर नहीं आ सकना, किसने नीचे जा सकना है, किसने नहीं, इस मुसीबत में पड़े तो फिर मुसीबत ही है। सुकून से चलो, बस जिसने जीपी को हिट करना है उसको जीपी पे हिट कराओ फिलहाल सुकून से, नेट प्रॉफिट वाले को नेट प्रॉफिट पे, फिर एंड पे एक एडजस्टमेंट, सही है। अब बताओ भाई रिपेयर एक्सपेंस से डेबिट मतलब यही एक रेक्टिफाइंग एंट्रीज है, पता है आपको, करेक्टिंग एंट्रीज, करेक्शन ये करनी है, अगर करेक्शन करेंगे तो रिपेयर एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, कितने से 2 से, ठीक है। ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ए, अच्छा वो ऊपर 1 ही था, फिर वही मसला हो गया ना, अच्छा ये 2 और ये 2 है, अच्छा ओके ओके, A2 और A2 वाला दूसरा 2। अच्छा अब फिलहाल मैंने आगे कोई चीज नहीं डाली इधर और इसको पीछे नहीं लाया, ये तो पीछे आ ही नहीं ना सकता, ये आगे जाना है, बट मैंने मिन्नत की हुई है कि नहीं लेके जाना, ओके चले आगे। अगली एडजस्टमेंट आप बता दो कौन सी है, ओ सैरो डरो डरो ओ डरो 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 डरो, उसमें परचेजेस रह गया, परचेजेस, परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज क्रेडिट सॉरी परचेज क्रेडिट तो मतलब डेबिट नेचर की चीज है ना, क्रेडिट मतलब कम, परचेज कम तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, तो कोई कम नहीं, कोई काम है, जाओ फिर बैठो जी, परचेज कम तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम तो प्रॉफिट बढ़, एक्सपेंस है ना कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, या अल्लाह खैर, किसी में ही 2 रुपए से, ठीक है जी, सही है। चलिए आगे, लो जी अगली एडजस्टमेंट का नंबर क्या है, A3 है, लिख लूं, मेहरबानी, इसलिए शुक्र है मैंने वो इकट्ठा ही कर दिया था, तो एडजस्टमेंट A3। चलो जी अब लाल वाला काम सैलरी एक्सपेंस, और नीचे वाला आपको गलती करते अगर आप इस कैरेज इनवर्ड को सेलिंग एक्सपेंस ले लेते, जमाइयां ले जाया करो फिर सवाल कर लिया करो जी, सेलिंग एक्सपेंस कहते तो गलत हो जाता है ना, परचेज का पार्ट बनाने का मतलब ही क्या है, इसको जीपी से ऊपर रखें, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाएं, इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाएं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाएं, ये मतलब होता है कैरेज इनवर्ड परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और यहीं पर ही तो जो अनबिक्ड होती है वो निकल कर जाती है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो अनबिक्ड का भी इन्वेंट्री का भी पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सैलरी एक्सपेंस चुप है ना, वो वेजेस कहे प्रोडक्शन वेजेस कहे फिर है, वरना सैलरी एक्सपेंस को भी हमेशा जीपी के बाद ही सेलिंग एडमिन समझा करो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्शन की जो वेजेस हुआ करती हैं बेटा, प्रोडक्शन वाली वेजेस जो हैं वो नॉर्मली वेजेस के साथ या प्रोडक्शन वेजेस कहे, ठीक है, वेजेस एक्सपेंस के साथ आती हैं, सैलरीज का लफ्ज उर्फ आम में सेलिंग एडमिन की सैलरीज के लिए ही यूज होता है। बहरहाल सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ प्रोडक्शन की है, तो आप हमेशा उसको प्रोडक्शन वाली ना समझते हो, यूं समझ लें हम देखो फैक्ट्री लगी हो तो बहुत सारा और काम भी होता है, फैक्ट्री नहीं है तो आप बनी बनाई चीजें खरीद कर बेच रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप कौन सा चीजें बना रहे हैं कि आपके पास लेबर काम कर रही होगी, आप चीजों को संभाल ही रहे होंगे, या बेचने के लिए बंदे रखे होंगे या संभालने के लिए, तो वो सेलिंग एडमिन ही होंगे, बनी बनाई चीज खरीद कर बेचनी है तो संभालने के लिए बंदे होंगे ना, या बेचने के लिए, तो सैलरी एक्सपेंस जीपी के बाद, जीपी के बाद। अब सैलरी एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, जीपी ना
नेट प्रॉफिट। जी कितने से? 20 से। एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। अब इसने तो वापस आना ही नहीं होता, ठीक है। पेबल का कुछ करें नहीं, कैरेज इनवर्ड आसान कर लिया हमने, परचेज के आगे ब्रैकेट में लिखा, अब हमारे लिए परचेज ही है, ठीक है। तो परचेज को क्या कर लो, पहले उसका अपना रंग लगाओ, परचेज बढ़ाओ, परचेज डेबिट। एक एक्सपेंस समझो परचेज में ऐड होना था ना, नहीं बना, तो अब ऐड करोगे तो परचेज बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो परचेज बढ़ाओ, परचेज बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। तो बोलो जी कितने से? 10 रुपए से प्रॉफिट क्या हो गया? कम। डन हो गया। उसी एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ, अलग है, अलग है तो अलग कर लें बेटा, वैसे एडजस्टमेंट तो वही है। ये तो ये भी पहले वाली भी तो एक में ही 2 थी, ये भी तो एक में 2 थी ना, तो ऐसे ही कर लो ताकि एक जैसे ही रहे। जी कितना? 10, ताकि बच्चे ऐसे परेशान हो। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी थी, एक्सपेंस बढ़ा था ना, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट लिख लो अलग, कुछ नहीं होता। बाकी जिनकी लाइनें कम पड़ रही हों वो इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। एक एक को निकाल निकाल के अलग से समझो, एक एक को पकड़ो जी। वो भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने नहीं पढ़ा हुआ ना? क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, आ जाए तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल लेना बेटा, फिर वो परचेज नहीं होगा, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा तो फिर उससे आगे बहुत लंबी कहानी होगी। छोड़े बस, सैलरी एक्सपेंस जीपी के बाद ही रखना है आपने, ठीक है ना। जिंदगी आसान ही रखें, आसान ही है फिलहाल। और पेबल का कुछ नहीं कर रहे आप, घर बैलेंस शीट आज बनाओगे ना, जब घर जाके बैलेंस शीट बनाओगे, जब गलतियां सही करोगे तो उसमें एसेट्स को भी सही करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को भी सही करना पड़ेगा, इक्विटी को भी सही करना पड़ेगा। ओके, देखेंगे आप, देखेंगे, मैंने थोड़ी देखना है, मैं तो जो देखना था देख लिया जी। अब तो आप लोगों, अब आप जवान आपने देख रहा दुनिया को, हम तो जो देखना था देख बैठे बुढ़े बंदे हैं जी। बोलो भाई, सेल्स को करो डेबिट। और सेल्स किधर है? और जीपी से ऊपर है ना, सेल डेबिट, सेल बढ़ गई, इनकम है, इनकम है, इनकम डेबिट हो तो बढ़ती नहीं है, कम होती है। सब चुप करके बैठे हैं, सेल डेबिट मतलब सेल बढ़ गई, कम हो गई, इनकम कम हो गई है। इनकम की नेचर क्रेडिट है, डेबिट का मतलब कम। अच्छा, अब ये इनकम सेल जीपी से ऊपर है, ये कम हो रही है तो जीपी भी कम होगा। माना कि उससे नीचे भी होना है कम, लेकिन साथ साथ नहीं करना। तो बोलो भाई, ये एडजस्टमेंट कौन सी आ गई है? शुक्र है, ये लिख के मैं बूढ़ा हो गया जी। जीपी कितने से कम कर लो? डन, बोलो आगे बढ़े। ओके, नाउ पीएनएल। ये क्या है बेटा? मैंने जैसे बताया, ये रूटीन का काम नहीं होता फिक्स एसेट्स का बेचना खरीदना। तो जब बेचने पर गेन आए तो अदर इनकम, लॉस आए तो अदर एक्सपेंस। ना तो गेन को कभी भी सेल में लेके जाना है, ये आगे भी काम आएगा, ये हम इंशाल्लाह जब कैश फ्लो का टॉपिक कर रहे होंगे, ठीक है, या आप आगे बढ़े होंगे और मजीद आप FAR 2 में जाएंगे, याद रखना। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मतलब ही क्या है? यूज के लिए हमने कोई चीज रखी हुई है, तो यूज वाली चीज रूटीन में तो नहीं बिक रही रोजाना। आज 10 फिक्स एसेट खरीदे और 15 आज हमने बेच दी, और वो फिक्स एसेट थोड़ी होंगे फिर आपके, तो आपके लिए वो इन्वेंट्री होगी। फिक्स एसेट वो जो आपने लगा के 5-10 साल इस्तेमाल करना है, तो वो कभी बिके तो वो रूटीन का असल में ना कंपैरिजन चल रहा होता है। कंपैरेटिव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, हम रेशियोज को टॉपिक में देखेंगे। कंपैरेटिव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, तो पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल कितनी है, कंपेयर हो रहा है, ठीक है। पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, इस साल कितनी है, पिछला सेलिंग एक्सपेंस कितने थे, इस साल कितने हैं, पिछला एडमिन एक्सपेंस कितने थे, इस साल, ये रूटीन के खर्चे हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने गेन ऑन डिस्पोजल को, भाई इधर देखो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, गेन ऑन डिस्पोजल को इधर डाल दिया, एकदम से सेल शूट अप हो जाएगी, हालांकि दरअसल इतनी सेल शूट अप हुई नहीं थी। अब ना तो पिछले साल फिक्स एसेट बेचा था, ना अगले साल बेच रहे होंगे, तो इस साल एक नॉर्मल सी चीज आई जो कभी कभार आने वाली है, तो उसको सेल में डालना चाहिए, अदर इनकम। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, वो लॉस ऑन डिस्पोजल फैक्ट्री का एसेट था, अगर फैक्ट्री है तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया, या सेलिंग का एसेट था, सेल का व्हीकल था, वो सेल टीम का, आपने सेलिंग में डाल दिया। हेड ऑफिस का कोई एसेट था, आपने एडमिन में डाल दिया, क्या आ गया, एक्सपेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या ये हर साल आने वाली चीज थी? क्या अगले सालों में भी आएगी? तो क्या कंपेरेबल रहेगा आपका सेलिंग एडमिन?
तो रूटीन में होने वाली चीजें ऑपरेशंस का पार्ट है ये, सेलिंग, एडमिन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इनमें नॉन रूटीन चीजें नहीं डालते। तो अगर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आया है तो उसको अदर इनकम में, गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आया तो वो अदर एक्सपेंस में जाना चाहिए। तो अगर ये लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, आप गेन है लॉस है, गेन है, तो उसको सेल भी ना डाल देना, वो कहां जाना है, अदर इनकम में। और अदर इनकम कहां पे है, जीपी के बाद, जीपी के बाद। तो एडजस्टमेंट नंबर बी हो गई, एडजस्टमेंट नंबर कारी साहब अकाउंटिंग आज पढ़ा रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर सी है ये, नहीं बी चल रही है, और बी चल रही है। अलग अलग एक इंपैक्ट को अलग मैं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं वैसे यहां पर आप, लेकिन मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो एक है, ये एक किसको हिट करेगा, अब गेन क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ी है, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। गॉट इट? थोड़ा कंफर्टेबल हुए हो? ये बड़ा मुश्किल काम है वरना, बता रहा हूं, लेकिन अल्लाह आपको आसान कर रहे हैं तो शुक्र करते रहो, ताकि अल्लाह उस नेमत को बढ़ाते रहे। शुक्र करने से नेमत बढ़ती है, नीचे देखने से नेमत बढ़ती है। हमेशा अपने से नीचे देखो, वरना तो बेटा यकीन मानो एक रैट रेस है। कभी भी हदीस में आता है कि जंगल सोने का मिल जाए दूसरे की ख्वाहिश करेगा। जंगल में तो सब कुछ सोने का होगा यार, फिर भी दूसरे की ख्वाहिश करेगा। तो दुनिया के अंदर तो किसी ख्वाहिश पूरी होनी कोई नहीं, इसलिए नीचे देखते रहोगे सुकून में रहोगे। जो होगा ना किस्मत का ही मिलना है, जो होगा उसमें सुकून है, बेहतरीन है। तो शुक्र करो साथ साथ। नेक्स्ट है जी एडजस्टमेंट नंबर फर्नीचर एसेट है। अच्छा जी, मेरी मर्जी। आप अगर ये बात कर रहे हैं तो ये 25 क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, ये 10 क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं लेके गए, नहीं ये 10 क्यों नहीं लेके गए, जवाब दें, ये 10 क्यों नहीं लेके गए, ये 10 क्यों नहीं लेके गए जी। इंपैक्ट करता है, जीपी का हर इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में पड़ता है, बट हम वेट कर रहे हैं किसी वक्त का, किसी अच्छे मौके का, मुनासिब मौके का, एंड पे जाके एक ही बार दो भी पटखा मारेंगे। और जी बोलो भाई, फर्नीचर को कुछ करें, फर्नीचर को कुछ नहीं करना, पीएनएल के अंदर इसने नहीं आना। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को कुछ नहीं करना, परचेजेस जीपी से ऊपर वाले, ये जीपी को हिट कराओ। परचेज क्रेडिट हो रही है, परचेज कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर सी कितना, 25 से। परचेज क्या हुई है, क्रेडिट मतलब कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट बढ़। क्यों नहीं डाल रहे आगे इंपैक्ट, जाता है इसका भी इंपैक्ट, इधर देखें जाता है आगे, नहीं जाने देंगे, अभी रोका हुआ है आप लोगों को। फिर आप सोच रहे हैं हद हो गई जी। 25 को जरा सामने रखें, इसके आपके सामने तो लाइनें लगी, आपको तो मसला ही कोई नहीं जी। चलें आगे, अभी भी ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड, व्हाट फेल, व्हाट फेल, क्या गिरा, ओनली वाटर बॉटल फेल। उससे भी याद आया मैंने पानी नहीं पिया आज यार। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, जब तक प्रॉफिट सही नहीं होता मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा बच्चों बोलो आगे, क्रेडिटर को छोड़ दिया, सेल यार वो आपने लगवाया नहीं नीला निशान, यहां पर नीला, यहां पर नीला, और कोई लाल है, नो लाल, ओके। मेरे लाल ये वाली एडजस्टमेंट हो गई है। अच्छा अब 30 से सेल को डेबिट करो, सेल को बढ़ा लो, कम कर लो, और सेल जीपी से ऊपर, तो फिर सेल डेबिट, सेल कम तो प्रॉफिट, सेल इज एन इनकम, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। एडजस्टमेंट नंबर डी है, सी ही है, डी कितना, 30 से कम हो जा। अब इसने आगे असर डालना है, बट रुके स्टॉप, तलाशी दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के आइए, एडजस्टमेंट शनाख्त करवाएं। ई परचेजेस जीपी से ऊपर, परचेजेस बढ़ रही हैं। अब जबानी इसको छोड़ो, जबानी करना शुरू करो, दिमाग में थोड़ा नक्शा बन गया है। जीपी नेट प्रॉफिट, ये नक्शा बनाना था तभी बार बार दिखा रहा था, अब नक्शा बन गया, अब इसको नहीं बनाने बैठ जाना, पर्चे पहले बना के फिर हम देखेंगे। जबानी करो जी, परचेजेस जीपी से ऊपर,
परचेजेस बढ़ रही हैं, परचेज बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़े, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो कितने से? लो जी, मुझे लगता है काम हो गया अब। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे बच्चों तवज्जो फरमाओ, मैंने सारे इंपैक्ट्स ले लिए, सारे इंपैक्ट्स ले लिए। मुझे जरा जीपी का करेक्टेड फिगर बताएं। करेक्टेड, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट्स बताओ। 1800.7 भी ले लो जी। अब मैंने साथ के साथ जीपी के हर इंपैक्ट को नेट प्रॉफिट पे शो नहीं किया था। इस दिन का इंतजार कर रहा था कि सब एडजस्टमेंट्स जीपी में हो जाएं। अब इधर देखो, अगर तो जीपी 1050 से मिसाल के तौर पे 1100 हो जाता है तो मैं कहूंगा जीपी 50 रुपए से बढ़ा है सारी एडजस्टमेंट की वजह से, तो इकट्ठा ही वो इंपैक्ट डाल दो नेट प्रॉफिट। 50 से नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा लो। जीपी के हर इंपैक्ट में नेट प्रॉफिट पे सेम इंपैक्ट डालना होता है ना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? आइए समझ। किसको नहीं समझ आई ये बात? किसको समझ नहीं आई? फिर सुनो, मैं कह रहा हूं, इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पे 1050 था ना मेरा जीपी गलत वाला, सारी गलतियां सही करके ये हो गया 1100, तो जीपी 50 से सही होने के बाद 50 से बढ़ा है। अब जीपी का हर इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे डलता था, हमने नहीं डाला था, एक ही बार इंपैक्ट निकाला, कितना बना? 50। तो एकदम 50 को इधर नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे 1050 था और ये 1000 हो गया, यानी गलतियां सही करने से हमारा जीपी 50 रुपए से कम हो गया, तो ये जीपी का कम होना एग्जैक्ट इसी अमाउंट से नेट प्रॉफिट को कम करेगा, तो एक ही बार जाके इंपैक्ट डाल देंगे नेट प्रॉफिट पे। ठीक है। अब देखते हैं अपने सवाल में हुआ क्या। हमारा जो 1050 वाला जीपी था, ये जीपी कम हो गया, शरिंक हो गया जी। ये अब इसको कैसे करना है? ऐसे थोड़ी है, बस इधर देखो, ज़बानी देख लो, जीपी 1050 से 1000 रह गया, समझो, एग्जैक्ट फिगर निकाल लेते हैं, यानी जीपी क्या हुआ है? कम हुआ है। अब इधर देखो, मैं एक बात लिख रहा हूं, वो क्या? इंपैक्ट ऑफ जीपी ऑन एनपी। अब ये इंपैक्ट निकालना है, इधर देखो, तो ब्रैकेट के अंदर ये वर्किंग एग्जामिनर को शो कर दो। अब वो सारी गलतियां इंशाल्लाह आपकी एक ही दफा में एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है। बताओ जी 1050 से, वैसे ही आपने वो देखना तो खुद ही है, 1008.7 ये लिख लिया आपने। अब जरा ध्यान से देख लो, 1050 से 1000 पे आ गया, जीपी कम हुआ। अब जीपी का कम होना जीपी पे ना डाल देना खुदा के लिए, ये सारे इंपैक्ट्स निकाल के आपने इंपैक्ट निकाला हुआ है। ठीक है। तो जीपी का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में कितना आया? 41.3। आंसर क्या आ गया? अब इसका आंसर बताओ, अब बताओ। हाँ जी, 562.7 इधर लेस लिख ही देता हूं, वैसे सामने आ ही रहा है लेस, लेकिन चलो फिर भी लेस लिख लेता हूं, क्योंकि हमारा नेट में इंपैक्ट क्या आया है? नेट में हमारा इंपैक्ट ये आया कि हमारा जीपी गलतियां सही होने की वजह से कम हुआ है, तो उस जीपी का कम होना नेट प्रॉफिट को भी कम कर गया। टोटल आंसर, अच्छा ये 1 है, मैंने नुक्ता नहीं लगाया बरकत के लिए, 1 है, 562.7।